वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल वॉर रूम। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने ईएस के क्वेश्चन करे, आज हम लोग एसएससी के क्वेश्चन करेंगे। देखो आप लोग कंटिन्यू देखते रहो, लेक्चर्स आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे हम लोग तो। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितने हो सकते हैं उतने करो, जितना हम करा रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग करो। जब हमने मान लो आपको 50 क्वेश्चन कराए तो आप 100 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि चांसेस बढ़ते हैं, थ्योरी से नहीं बढ़ते, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बढ़ते हैं। कि यहाँ पर क्वेश्चन आपने करा, उसको क्या आप गलत भी कर देते हो, सही भी करते हो, तो उससे आगे आपको गलत करोगे क्वेश्चन तो आपको शिक्षा मिलेगी कि नहीं इसको गलत, इसका सही आंसर क्या है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन करोगे तो अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी। जितना थ्योरी में नहीं उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से फ़ायदा होता है। तो इसलिए हम लोग भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ला रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जो आ रहा है वो क्या है कि कैपिलरी पोर्स इन द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। ये बोला है कि हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट में जो पोर्स होते हैं, देखो कोई भी सॉलिड है उसमें 100% तो क्या सॉलिड्स होते नहीं, उसमें हवा या पानी तो होता ही होता। तो जो सीमेंट का पेस्ट बना है, जो CSH जेल बना हार्ड होने के बाद, तो हार्ड हो गया वो, तो उसमें जो पोर्स हैं वो कैसे होते हैं आपस में, देखो। तो ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, आर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड कंटेन एड्सॉर्ब्ड वाटर। अब सबसे पहले इंटरकनेक्टेड और का क्या फर्क पड़ेगा। अगर पोर्स इंटरकनेक्टेड होंगे तो पानी उसमें से पास होएगा, वो परमेबल हो जाएगा। और सीमेंट पेस्ट अपना कभी भी परमेबल नहीं होता, कंक्रीट या सीमेंट पेस्ट अपना कभी भी परमेबल नहीं होता, पानी उसमें से पास नहीं होता। तो पहली चीज तो इंटरकनेक्टेड तो होंगे ही नहीं। और दूसरा कि पोर्स जो है उनमें पानी तो होता ही है भाई। CSH जेल कैसे बनेगा, पानी की प्रेजेंस में बनेगा, तो पानी तो होता ही नहीं है, सॉरी पानी तो उसके अंदर होता है क्या, ना तो इंटरकनेक्टेड होता है और बल्कि उनमें पानी होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, इंटरकनेक्टेड नहीं हो बट उनमें पानी हो, तो ऑप्शन डी देखो, आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर। वाटर तो अंदर प्रेजेंट है, 100% ना तो पानी इवेपोरेट होता है ना 100% पानी उसमें रिएक्शन में काम आता है। थोड़ा बहुत पानी हम लोग एक्स्ट्रा मिलाते ही हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जेल वाटर उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा बट पोर्स इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे। अगर पोर्स इंटरकनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, परमेबल हो जाएगा सीमेंट, जो अपना है वो कंक्रीट जो है परमेबल हो जाएगा। लेकिन हमको परमेबल तो बनाना नहीं, वो तो स्पेशल टाइप में आ जाएगा। तो इसलिए हमने सॉइल की परमेबिलिटी में भी देखा था कि परमेबिलिटी कब पॉसिबल है, जब पोर्स क्या हो, इंटरकनेक्टेड। अब इफ पोर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड देन देयर विल बी नो परमेबिलिटी। तो सीमेंट परमेबल नहीं होता, इसलिए क्यों, क्योंकि उसमें पोर्स क्या नहीं होते, इंटरकनेक्टेड नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी यूज्ड इन द मास कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन। ये बोल रहा है इन सीमेंट्स में से कौन कौन सा सीमेंट ऐसा है जो मास कंस्ट्रक्शन में काम में ले सकते हैं। तो मास कंस्ट्रक्शन की पहली चीज क्या है, मैंने बताया था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि हम लोग मीट्रिक टन्स, मिलियन टन्स क्यूब सीमेंट काम में ले रहे हैं और इतना ज़्यादा सीमेंट काम में लेंगे, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो अपना जो वहाँ पे जो एनवायरमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाएगा। तो हमको इतना वार्म एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, हमको कम एनवायरनमेंट चाहिए। और ज़्यादा सीमेंट होगा तो ज़्यादा वार्म होगा तो उससे दूसरी दिक्कतें भी आ जाएगी। तो हमको चाहिए वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो। अब इन सीमेंट्स में से हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका कम होता है, इनमें से किसका कम होता है। देखो फर्स्ट देखो, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मैंने लिखाया था, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मास कंस्ट्रक्शन में काम में ले सकते हैं। सेकंड देखो, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, इसमें भी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, ये भी मैंने लिखाया था, मैसिव कंस्ट्रक्शन में काम का है। थर्ड देखो, पोर्टलैंड पजोलाना सीमेंट, इसमें भी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है क्योंकि पजोलाना हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इन तीनों की वजह से क्या हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, तो तीनों काम में ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि C3S क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू OPC। तो इसका मतलब ये काम में नहीं ले सकते। तो फर्स्ट 3 काम में ले सकते हैं। 1 2 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है अपना C। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो हो गया था अपने D, सेकंड का हो गया अपने C, ठीक है। C क्यों, क्योंकि अपने को क्या चाहिए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम से कम चाहिए। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे पहले आप लोग क्या करो कि आप क्वेश्चंस ट्राई करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मेरे वाले से मैच करो। अगर आपका सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं सही है तो उसको दूसरी जगह लिख लो या उसको याद करने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो। यही क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने सीमेंट में, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने जो मैं करा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आना, ठीक है। कोई एक आध मुश्किल से क्वेश्चन आएगा पूरे BMC में, है ना, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, ओलिक एसिड में बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड मैंने लिखा था हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाते हैं। ओलिक एसिड और हाइड्रोफोबिक सीमेंट में काम में लेते हैं स्टेरिक एसिड। क्यों, क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, एक वाटर रिपेलेंट फिल्म बना लेते हैं। तो इसका हाइड्रोफोबिक सीमेंट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन B है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, B।
तो ये चीज़ें आपको लिखाई हुई, देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन अपने लिखा हुआ से बाहर नहीं, बस इंटरकनेक्टेड वाला नया चीज़ था वो मैंने बता दिया। तो अगर कोई चीज़ थ्योरी में बच जाएगी तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगी, इसलिए मैं बोलता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन 4th नंबर, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन अपन ने पहले दिन पढ़ा था। तो लाइम कितना था, लिखा था 58 to 65%, सिलिका लिखा था 18 to 25%, और हमने आयरन एल्यूमिनियम लिखा था 3 से 8%। तो इनमें से ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए देखो, लाइम 63 मैंने जनरल लिखाया था, सिलिका मैंने लिखाया था 22% इन जनरल 20 या 22%, और अदर्स पीछे बच गए 15%। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। 4th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये चीज लिखाई हुई है तो बाहर कुछ नहीं आएगा, जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप इसको कंटिन्यूअस पढ़ते रहो, रेगुलरिटी बना के पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी मैंने लिखाया था सीमेंट की कितनी होती है 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर डेंसिटी पे आ जाए, डेंसिटी होती है सीमेंट की, रो सीमेंट होता है 1440 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या होता है 1440 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक बैग ऑफ सीमेंट का भार कितना होता है 50 किलो का होता है, वन बैग कितने का होता है 50 किलो का होता है। और सीमेंट की डेंसिटी, ठीक है, ये हो गया डेंसिटी, ठीक है। तो ये अब एक बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम पूछ लेता कभी कभी, 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.0347 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, 0.0347 मीटर क्यूब ये होता है। ये चीजें पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव में, बहुत सरल चीजें लेकिन पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th आप लोगों की स्क्रीन पे, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। हम लोग जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो अपना इनिशियल सेटिंग टाइम है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इनिशियल सेटिंग टाइम कैसे इंक्रीज करेगा वो, C3A क्या होता है, फ्लैश सेट के लिए जिम्मेदार होता है C3A और C4A, उनको क्या करता है काउंटर एक्ट करता है, तो C3A ऑप्शन किसमें 6th क्वेश्चन में, ऑप्शन में डी। C3A क्या होता है, फ्लैश हेड इनिशियल सेटिंग टाइम कम किसकी वजह से होता है, C3A और C4F, क्योंकि सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन C4F की, फिर C3A, फिर C3S और फिर C2S की होती। तो जिप्सम क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, यानी कि रेट ऑफ हार्डनिंग को डिक्रीज कर देता है या रिटार्ड कर देता है सेटिंग को। तो काउंटरएक्ट किसको करता है, C3A को। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन नंबर क्या है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी आफ्टर 3 days। ओपीसी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है आफ्टर 3 days। तो मैंने क्या लिखा था, 3 days में होती है हाफ ऑफ 28 days, और उसके बाद 7 days में लिखा था 2/3 ऑफ 28 days, और 28 days पे तो जितने होता है। अब ओपीसी अगर 33 ग्रेड जनरली बात होती है तो 33 ग्रेड की, तो 3 दिन में कितनी होती है 16, फिर लिखा था 22.5, और फिर लिखा था आपको 33, फिर आपको लिखा था 33, या इसको 23 भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपको लिखा था, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है। अब देखो ये था मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर में, लेकिन ऑप्शंस देखो आपके सारे हैं केजी पर सेंटीमीटर में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो। तो क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 230, और ये हो जाएगा 330, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर में। तो ये बोल रहा है आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देखो, तो सबसे मैक्सिमम 3 दिन के बाद 160 से कम नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है 150, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो 7th का हो गया आपके डी हो गया। तो ये देखो सारी चीजें वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो लिखा है, नोट्स जो है आपने, आई होप आपने सब नोट्स बनाए होंगे प्रॉपरली। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है रेगुलर पढ़ते रहो और उसके नोट्स बनाते रहो, उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पे जो आ रहा है वो क्या है, द गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ। अब गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट मैंने लिखा था बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल किसको लिखा था, C3S को। इसका मतलब अगर C3S बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है तो गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट में C3S ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनिशियल स्ट्रेंथ किसकी वजह से मिलती है, C3S की वजह से, और लगभग 80 to 90% स्ट्रेंथ किसकी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, C3S और C2S। C3A और C4F तो स्ट्रेंथ में बहुत कम रोल होता है उनका। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कर्व बनाया था और स्टार्टिंग में भी मैंने कर्व बना के बताया था। तो C3S वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें, C3S ऑप्शन है ए। तो इसका हो जाएगा 8th का ऑप्शन ए। तो ये देख लो जो चीजें लिखा दी उससे बाहर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पे,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से आपको निकालना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट किसके बारे में दिया? ली चैटेलियर एपरेटस। तो ली चैटेलियर एपरेटस क्या फाइंड आउट करता है? लाइम की वजह से, फ्री लाइम की वजह से साउंडनेस क्या टेस्ट करता है? साउंडनेस करते हैं हम लोग। साउंडनेस दो टेस्ट करते हैं, एक तो ली चैटेलियर एपरेटस से, एक ऑटोक्लेव से। ली चैटेलियर किसकी वजह से? सिर्फ फ्री लाइम और मैग्नीशिया और लाइम की वजह से ऑटोक्लेव। और सल्फर के लिए अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, बना ही नहीं है, कोई टेस्ट बना नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं। एस्टिमेट एक्सपांशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट। एक्सपांशन पोटेंशियल नहीं, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट। सॉरी, रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है तो पहला क्या है? साउंडनेस निकालता है, तो एक्सपेंशन तो निकालता ही है वो कि कितना वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया, मैंने अभी बोला मैग्नीशिया के लिए तो हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं, ली चैटेलियर नहीं करते। तो आगे तीसरा चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 10th का आंसर क्या हो गया अपने? 9th का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। लेकिन फिर भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट। हाँ सही है, फ्री लाइम की वजह से। और फिर क्या है? एडप्ट 0.78 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। पेस्ट बनाने के लिए हमने बताया था कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए क्या होता है? 0.85 पी, और ये अपने साउंडनेस के लिए 0.78 टाइम्स ऑफ पी, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 प्लस 3.5% ऑफ पी, और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए P/5 प्लस 2.5%। ये सारी चीजें मैं आपको लिखा चुका हूं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट 3 और 4 सही है, सेकंड गलत है, उससे गलत ही पूछा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पे 10th क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने 0.347 क्यूबिक मीटर, 0.0347 मीटर क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में लिखाया था। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा? अपना ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 10th का। तो ऐसे देखो सरल क्वेश्चन भी आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा कोई। एसएससी क्या करता है कि क्वेश्चंस उठाता है ईएस के, गेट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सरल से, जो डायरेक्ट टाइप के होते हैं, या थोड़ा बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल हो, कोई ज़्यादा हार्ड उठाता नहीं। अब बीएमसी में तो न्यूमेरिकल है नहीं, बीएमसी तो पूरा थ्योरेटिकल है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईएस के क्वेश्चन भी ट्राई करो। अदर एग्जाम में जितने आए हुए ना, एक बार सारे लगा डालो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। अब जिप्सम क्या एक्ट करता है? रिटार्डर। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कराया था। तो 11th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा है? डी। तो देखो सरल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट में हम लोगों ने क्या मिलाया था? एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाया था। क्विक सेटिंग सीमेंट में जिप्सम नहीं होता, जिप्सम हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिलाते, या मिलाएंगे तो बहुत कम। और उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना लिखा था? 5 मिनट लिखाया था। और अपने इसमें मिलाया क्या था? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है 4th नंबर। तो 12th का हो जाएगा डी। तो अभी तक कोई भी ऐसा बाहर नहीं आएगा, आप चिंता छोड़ दो, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बाहर कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। मैंने बोला था रिपेयर वर्क के लिए। रिपेयर वर्क के लिए कौन सा काम में लेते हैं हम लोग? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर है जो टूट फूट रहा है, तो उसको हमको क्या है? फटाफट स्ट्रेंथ वापस दिलानी है। तो फटाफट स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो कोई भी हो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया अपने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे। 14 क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर। सीमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स पूछ रहा है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है C3S और C2S। C3A और C4F तो दिक्कत देते हैं ना, तो स्ट्रेंथ में कोई रोल है, बाकी फ्लैश एड करा देते हैं और दिक्कत भी देते हैं। केमिकल अटैक भी ज़्यादा होता है, सल्फेट अटैक भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हो गए जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि C3S और C2S। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है। तो वही चीज़ें हैं जो लिखाई हुई, उससे बाहर कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपकी स्क्रीन पे? फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट। फाइनेस टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? फाइनेस टेस्ट से हमें क्या मिलता है? क्या हमको वर्केबिलिटी मिलती है? क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलता है? क्या रेट ऑफ हाइड्रेशन या ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट?
तो मैंने लिखा था कि फाइननेस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। फाइननेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हाइड्रेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन में लिखाया था मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का रेट ऑफ हाइड्रेशन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। तो ये भी चीज़ लिखाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th, द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाइंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर। अब ये सीव का नंबर पूछ रहा है, तो अपने को ये तो पता है 90 माइक्रोन की सीव होती है और 10% से ज़्यादा रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि 90%, कम से कम 90% तो पास होना चाहिए। तो सीव नंबर भी लिखाया था मैंने, 9 नंबर सीव लिखवाया था। तो 9 वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें, 9 वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी, करेक्ट। तो ये देख लो, अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं लिखाया गया, नहीं कराया गया है। तो बस भरोसा रखो और रेगुलर पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहो। थ्योरी एक बार पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस करते रहो, और फिर जो दिक्कत आ रही है एक बार वापस से थ्योरी पढ़ो और फिर उसके बाद थ्योरी पे ध्यान नहीं मत दो, बस क्वेश्चंस करते रहो। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, स्नो सेम इज, अब ये बोला है ये स्नो सेम है, ये क्या है, ये किसी का नाम है, एक टाइप ऑफ सीमेंट का नाम है। इसको हम, ये जो कमर्शियल नेम होते हैं कुछ सीमेंट्स के कमर्शियल नेम, तो स्नो सेम जो नाम है वो है अपने कलर्ड सीमेंट का नाम। किसका है, कलर्ड सीमेंट का। 17 का हो जाएगा आपके ए, एक कलर्ड सीमेंट आता है उसका नाम है स्नो सेम, ठीक है। अब जनरली हम लोग कलर्ड सीमेंट कहाँ काम में लेते हैं, एक्सटीरियर वगैरह पे, तो वहाँ पे हम लोग काम में लेते हैं। अदरवाइज तो सीमेंट कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, या फिर वाइट सीमेंट आता है जिसमें आयरन ऑक्साइड मिनिमम या होता ही नहीं है, क्योंकि कलर किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज। अब फ्लैश सेटिंग क्या होता है, फ्लैश सेटिंग यानी कि हाथों हाथ सेट होना। अब हाथों हाथ सेट किस में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर हार्डनिंग। क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर हार्डनिंग। ऑप्शन है इसका 18 का ए, प्री मैच्योर हार्डनिंग को हम लोग बोलते हैं फ्लैश सेट। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ गेन नहीं करता। देखो फ्लैश सेट में वो कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं करता है, जब स्ट्रेंथ गेन करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर हार्डनिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ गेन जब तक नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री मैच्योर हार्डनिंग, ठीक है। अब एक चीज आती है फॉल्स सेट। क्या आता है, एक आता है फॉल्स, एक तो फ्लैश हो गया, एक हो गया फॉल्स सेट। अब ये फॉल्स सेट क्या होता है, अब लोग दिमाग लगाओ और बताओ कि फॉल्स सेट क्या होता है। देखो फॉल्स सेट का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, सीमेंट में पानी मिला है तो सीमेंट क्या होता है, हार्ड होने लग जाता है या स्टिफ होने लग जाता है, लेकिन उसमें से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो नहीं निकलती। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकल रही, हीट ऑफ तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स सेट, विदाउट हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब सीमेंट है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो निकलनी चाहिए, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकल रही इसका मतलब वो कुछ गलत कर रहा है, तो गलत है नहीं है कि फॉल्स सेट, ठीक है। मैंने आपको हर एक का चारों कंपाउंड का, चारों बॉक्स कंपाउंड का मैंने आपको लिखाया था हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकल रहा है इसका मतलब कुछ गलत काम है, और गलत को हम लोग बोलते हैं फॉल्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पे, ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज। अब बोल रहे हैं थिन आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए कोई कौन सा सीमेंट इनमें से अवॉइड करना चाहिए। अब देखो थिन होगा स्ट्रक्चर तो उसमें अपने को चाहिए लो श्रिंकेज जो हो, जिसमें हो श्रिंकेज क्या हो, कम हो। अब श्रिंकेज कम कब होगा, जब सीमेंट क्या होगा, हार्ड होने में टाइम लेगा या स्ट्रेंथ गेन करने में क्या लेगा, टाइम लेगा। मैं वापस से बता रहा हूँ कि अपने को क्या चाहिए, थिन आरसीसी स्ट्रक्चर में श्रिंकेज कम से कम चाहिए, क्योंकि 5-10 mm या 20 mm का कोई स्ट्रक्चर है उसमें श्रिंकेज हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए हमको मिनिमम चाहिए श्रिंकेज, और तो मिनिमम श्रिंकेज चाहिए तो उसके लिए हीट ऑफ, जनरली वो जो है सीमेंट लेट सेट होना चाहिए, जल्दी से सेट नहीं होना चाहिए। इसमें से ऐसा कौन सा है जो जल्दी सेट हो रहा है, तो ऑप्शन बी में देखो आपको दे रखा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में मैंने आपको लिखाया था हायर श्रिंकेज, लिखवाया था ये चीज़। तो हायर श्रिंकेज इसलिए इसको अवॉइड करते हैं हम लोग, किसके लिए, थिन आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। अब इनमें से अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। मैंने आपको फील्ड टेस्ट लिखवाया था कि कैसे कैसे करते हैं, तो पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो फर्स्ट क्या, व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म। मैंने लिखाया था कि अगर सीमेंट के बैग में हम लोग हाथ डालें तो हमको ठंडा महसूस होना चाहिए। हमको क्या महसूस होना चाहिए, ठंडा महसूस, गर्म नहीं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कब निकलेगी, जब पानी मिलेगा, लेकिन विदाउट पानी अगर उसमें हाथ डाला हमने तो उसमें
हमको कैसा फील होना चाहिए, ठंडा, यानी कि पहला ऑप्शन का इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश। सेकंड, ब्लू कलर थोड़ी लिखा है मैंने, ग्रे कलर लिखा है, यानी कि सेकंड भी गलत है। फर्स्ट सेकंड गलत है, इसका मतलब तीसरा भी गलत होगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। लेकिन तीसरा देख लेते हैं क्या है, अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। मैंने बोला था इमीडिएटली नहीं, थोड़ा तैरना चाहिए फिर डाउन होना चाहिए, थोड़ा उसको तैरना चाहिए, उसके बाद यानी कि स्टार्टिंग में हल्का सा फ्लोट होगा, उसके बाद सिंक हो जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑटोमेटिक डी हो जाएगा। तो ये देख लो, वही चीज़ है जो लिखा है चीज़ें हैं, बस आपको कंटिन्यूस पढ़ाई पे ध्यान देना है, सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अक्कर्स एट। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अक्कर कैसे होता है, तो देखो ऑप्शंस देखो, रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीज रेट। अब सीमेंट, ये बात सत्य है। अब कैसे होता है, मैंने बोला था सीमेंट क्या होता है, शुरुआत में स्ट्रेंथ गेन हमने देखा था कि 3 दिन में आधी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, फिर 7 दिन में 2/3 कर रहा है। अब वो देखो कि 3 दिन में वो क्या पहुंच रहा है, 3 डेज में हाफ पहुंच गया, यानी कि शुरुआत के 3 दिन में। अब उसके बाद 7 दिन में वो 2/3 पहुंचता है, यानी कि अगला 1/3 के लिए, अगला वो 1/3 के लिए, या कह सकते हैं अगले 16%, यहाँ 50% हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। अगले 17% लेने के लिए उसको लग रहे हैं 4 दिन, 17% के लिए 4 दिन। उसके बाद बचे हुए 33 के लिए उसको कितने दिन लग रहे हैं, 21 डेज फॉर 33%। अगर देखोगे आप पर डे, इसमें पर डे आपको कितना मिल रहा है, 17%। ठीक है, स्टार्टिंग में पर डे 17%। फिर इधर देखो तो यहाँ मिल रहा है आपको 4% पर डे, और यहाँ देखोगे तो आपको लगभग 1.25% मिल रहा है पर डे। लगभग कितना मिला, 1.25% या 1.5% मान लो, 1.5% मान लो पर डे, यानी कि शुरुआत के 3 दिन 17% के करीब पहले पर डे, फिर अगले 4 दिन 4%, और फिर यानी कि रेट ऑफ हार्डनिंग क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो शुरुआत में ज़्यादा होता है, उसके बाद धीमे धीमे क्या होता है, कम होता जाता है। अब ये चीज़ आपको पता थी, लेकिन आप क्या इसको सोच नहीं पाए। ये चीज़ आपको पता थी लेकिन आपने इसको सोचा नहीं, बस इसी वजह से गलत हो जाता है। सोचो, जो लिखा है उसको थोड़ा सा सोचो। कभी कभी क्वेश्चन सोचने वाला भी आ जाता है, तो उस टाइम आपको सोचना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ए। ये चीज़ आप ध्यान रखना आगे से, है ना। ऐसा क्वेश्चन आजकल क्या एसएससी इंप्रूव कर रहा है। क्यों इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि देखो अब देखो एसएससी हो या राजस्थान जीएन कोई भी हो, अब क्या है कि एग्जाम में क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, सब लोग पढ़े हुए पढ़ के आ रहे हैं ज़्यादा, तो कट ऑफ क्या है, 100 तो जाएगी नहीं। तो कट ऑफ को उसी लेवल पे रखने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हुआ है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के स्क्रीन पे जो आ रहा है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा टेस्ट करना है, तो सारे टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल के ही हैं, तो सारे टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल के ही होते हैं। तो लेकिन फिर भी देख लेते हैं, नाम क्या दिया, सेटिंग टाइम टेस्ट तो करना ही है। उसके बाद साउंडनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो सारे टेस्ट करने क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो ये मैंने जानबूझ के इसलिए दिया कि बच्चा क्या होगा कि जनरली सोचता है यार क्वालिटी तो साउंडनेस अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी खराब हो रही है। अरे अगर सेटिंग टाइम भी अलग आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम आ रही है, तब भी तो क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो सारी टेस्ट करने हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। हाइड्रेशन किसकी वजह से होता है भाई, हाइड्रेशन किसके, चारों कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, C3S के साथ भी करता है, C2S के साथ भी करता है, C3A के साथ भी करता है और C4AF के साथ भी, यानी कि चारों के साथ रिएक्शन करता है तभी हाइड्रेशन होता है। ऐसा तो है नहीं कि C3S और C2S के साथ कर लिया, C3A और C4AF को बोल दिया तू कोई काम का नहीं है, तेरे साथ रिएक्शन नहीं करूंगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं। रिएक्शन तो वो क्या करता है, सभी के साथ करता है, तो सभी के साथ करता है, तो हाइड्रेशन किसकी वजह से होगा, चारों की वजह से। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो तीनों के अंदर है ना, पहले के अंदर देखो C3S और C2S ले लिया, फिर उसने क्या किया C3S और C3A ले लिया, थर्ड ऑप्शन में C3A और C4AF ले लिया। तो ऐसे करके एक में उसने सारे नाम नहीं दिए, अलग अलग में सारे नाम दिए, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा डी। तो ऐसे ही सरल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप लोग बस रेगुलर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पे जो आ रहा है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 3 months टू दैट ऑफ 28 days। अब बोल रहा है कि 3 month के बाद कितना होगा, है ना। तो अपन ने क्या देखा भाई, यहाँ तक तो अपन ने देख लिया था कि 28 दिन तक, तो लेकिन 28 दिन के बाद, यानी कि 28 दिन को हम लोग 1 महीना मान लें, तो उसके बाद 2 महीने बाद की स्ट्रेंथ होती है लगभग 2 महीने बाद। ये जो 28 दिन की है उसको 1.1 × 28 days मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, कब 2 मंथ्स। और अगर मेरे को 3 मंथ्स की निकालनी है तो मैं इसको क्या कर दूंगा 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा मैं इसको 1.2 से। अगर मेरे को ऐसे ही 6 मंथ की निकालनी है और मेरे को आगे बढ़ता जाना है, अगर 6 मंथ की निकालनी है तो हो जाएगा 1.4। मेरे को 12 मंथ्स की निकालनी है तो ये हो जाएगा लगभग 1.5 गुना। मैंने आपको बताया भी था कि सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे स्टोरेज पीरियड बढ़ाएंगे वैसे वैसे सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, लेकिन जैसे ही सीमेंट पानी के साथ रिएक्शन करेगा उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। शुरुआत में बहुत तेज होती है, हमने देखा, धीमे धीमे क्या होती है, कम होती जाती है। धीमे धीमे क्या है, स्ट्रेंथ जो है, रेट जो है वो कम होती जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ कभी कम नहीं होती, उसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। और अपने इसमें क्या पूछा था, उसने पूछा है आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का ऑप्शन हो जाएगा 1.2। अब देखो क्वेश्चंस में 1.2 ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन में 1.2 ऑप्शन में नहीं, या तो 1.15 है या 1.3 है, तो 1.15 ज़्यादा नज़दीक है 1.3 के कंपैरिजन में, इसलिए 1.15 वाला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू। इफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है, एल्कली की वजह से। लिखा है था एल्कली की वजह से क्या होता है इफ्लोरेसेंस, और क्या होता है अपने इफ्लोरेसेंस और उस फ्लैश सेट के लिए भी जिम्मेदार होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इफ्लोरेसेंस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मतलब कंक्रीट के स्ट्रक्चर पे कभी कभी व्हाइट लाइनिंग बन जाती है नीचे की तरफ, जनरली नीचे व्हाइट लाइनिंग बन जाती है 1-8 मीटर हाइट तक। वो क्यों बनती है, वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके अब देखो एल्कली क्या होता है, सोडियम वगैरह पोटेशियम वगैरह, अब ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये भाई सॉल्ट बनाएंगे, जैसे NaCl वगैरह। ठीक है, तो इनमें सॉल्ट बन जाके तो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर वाटर वगैरह होता है ना, तो उसके साथ रिएक्शन करते हैं। देखो एकदम एग्जैक्टली प्योर वाटर के साथ नहीं, इम्प्योर वाटर वगैरह या एल्कली बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होते हैं, सॉल्ट्स बन जाते हैं और नमक की फॉर्म में वो बाहर आ जाते हैं। या वाइट फ्लफी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, वाइट फ्लफी अपीयरेंस जो होती है उसको हम लोग इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। हाथ लगाओ तो नीचे झड़ जाता है, नीचे घिर जाता है वो, उसी को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है, क्वेश्चन है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। पानी पी लेते हैं। अब इनकरेक्ट कौन सा है, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस। भाई फाइननेस क्या होता है, डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग को फाइननेस बोलते हैं, इनकी पहली बात तो सत्य है। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। हमने बोला कि जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग या हार्डनिंग, तो ये भी बात सही है। तीसरा देखता, फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच द सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। क्या मैंने तब बताया था कि आवाज़ नहीं आती, साउंडनेस का मतलब होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन को रेजिस्ट करना, तो आवाज़ वाला नहीं है, तो ये तो बात ही गलत है, बिल्कुल ही मतलब कोई लेवल ही नहीं इस बात का। तो इसका हो जाएगा सी। तो ये देख लो, बच्चा क्या, कई जिन्होंने साउंडनेस ढंग से नहीं पढ़ा होता वो बोलते हैं हाँ आवाज़ आती मस्त वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आती। साउंडनेस होता है उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन को रेजिस्ट करने को। गुड सीमेंट अगर साउंड होगा तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा। और वॉल्यूम एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है, लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर उसमें जो प्रेजेंट होता है उनकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जो आ रहा है, क्या है क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है पजोलाना सीमेंट इज यूज्ड विद कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। पजोलाना सीमेंट को हम लोग कहाँ पे काम में ले सकते हैं, तो मैंने बोला था हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है इसका, और इसका जो पोर्स होते हैं वो बेटर रिफाइन होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि वेल ग्रेडेड होता है ये। और इसके अलावा मैंने अब वेल ग्रेडेड है तो इसकी परमेबिलिटी भी कम होगी, तो ये सब चीज़ें लिखा था। यानी कि जहाँ पर पानी वगैरह, जहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन अपने को कम चाहिए वहाँ पे हम लोग काम में ले सकते हैं पीपीसी के, ये सारे लिखाई हुई चीज़ें। तो डैम्स में अपने को चाहिए लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो वहाँ पे काम में ले सकते हैं। दूसरा है मैसिव फाउंडेशन, मैसिव कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा था, तो मैसिव में अपने को यही चाहिए। और तीसरा है एबटमेंट्स, इन सब चीज़ों में एबटमेंट्स में क्या होता है, जनरली क्या होते हैं ब्रिजेस वगैरह में, तो वहाँ पर पानी वानी आता जाता रहता है, तो वहाँ पर अपने को कम चाहिए परमेबिलिटी। तो इन तीनों में ही करेक्ट है, तो तीनों ही करेक्ट है, यानी कि 27 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन नंबर है। 28 में क्या बोल रहा है,
द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन सीमेंट इज। अब ये बोला है इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा होता है, तो मैंने लिखाया था आपको सबसे ज़्यादा होता है लाइम, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर ये मैग्नीशिया वगैरह आ जाता है, जिप्सम वगैरह। तो इनमें देखो 3 ऑप्शन तो लाइम, एल्यूमिना और इसके आयरन ऑक्साइड के, इनके पहले 4 में से 3 आ गए, तो 5वें पे आता है मैग्नीशिया, तो 5वें नंबर यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया पहले नंबर पे है। मैग्नीशिया इसमें ऑप्शन ए है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही मैग्नीशिया बोलते हैं। तो ये हो गया अपना ए ऑप्शन करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट इसमें से ओपीसी में के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, रेजिडुअल डस्ट नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव्ड थ्रू आईएस सीव नंबर 9। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था सीव एनालिसिस का, तब भी मैंने बताया था, क्या बताया था कि 10% से ज़्यादा बचना नहीं चाहिए, यानी कि 90% से ज़्यादा तो पास होना ही चाहिए, 90% से ज़्यादा पास होना चाहिए। अब अगर 90% से ज़्यादा पास होना चाहिए तो रेजिड्यू 10% से ज़्यादा कैसे बचेगा, तो पहला तो क्या है, सत्य है, पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 mm। ये भी लिखा था 10 mm से ज़्यादा साउंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किस में करते हैं, ओपीसी का अगर फ्री लाइन निकालना है तो हम लोग किस में करेंगे, उसमें लीच एटलियर अपरेटस और ऑटोक्लेव में लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से। तो मैग्नीशिया वाले में लिखा था, ऑटोक्लेव वाले में लिखा था 0.8% और उसमें लिखा था 10 mm से ज़्यादा, दोनों ही कंडीशन में 10 mm से कम आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सत्य है। तीसरा स्टेटमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट। मैंने लिखा था कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात सत्य है। तो तीनों बात सत्य है, तो अपना आप ही चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। तो फिर भी देख लेते हैं फोर्थ स्टेटमेंट है क्या। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 7 days इज नॉट लेस देन 175। 7 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी बताई थी मैंने आपको, 23 यानी कि 230 kg। अब यहाँ पे कितना बता रहा है, ये बता रहा है 175, तो 175 से कम नहीं होनी चाहिए, तो 230 से कम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 175 और 230 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका गलत है। तो 29 का हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है, द कमर्शियल नेम ऑफ व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया। ये बोल रहा है कि व्हाइट और कलर्ड सीमेंट को कमर्शियल नेम क्या क्या है। एक तो आया था स्नो सेम अपने, इसके अलावा ये जो तीनों नाम दे रखे हैं, सिल्वीक्रीट, रेनबो सीमेंट या कोलोक्रीट, ये तीनों ही कमर्शियल नेम है अपने व्हाइट और कलर्ड सीमेंट के, यानी कि इनको मतलब कंपनियां ऐसा बनाती है, इनको नाम ये दे रखा है। तो जैसे हम लोग ओपीसी बोलते हैं वैसे ये भी नाम है। तो इसका तीनों ही कमर्शियल नेम है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा एक स्नोसेम और याद रखो, किसके लिए, कलर्ड सीमेंट के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो 4 नाम क्या हो गए, स्नोसेम हो गया, सिल्वीक्रीट हो गया, रेनबो सीमेंट हो गया और कोलोक्रीट हो गया। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है भाई, देखते हैं। स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ अ वेयर हाउस एंड बैग पाइल्स शुड बी 30 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये चीज़ मैंने पहले नहीं कराई थी, अब ये क्वेश्चन में आ गई। ये बोल रहा है कि जब हम लोग को सीमेंट के बैग वगैरह का जब स्टोरेज करते हैं वेयर हाउस में, तो उनका स्टोरेज कैसे होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, वैसे गलत है पहला ऑप्शन, वैसे पहला ऑप्शन गलत है, लेकिन होना कितना चाहिए, बोला 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये है कि अगर सीमेंट, जैसे ये कोई रूम है, ये वॉल्स है रूम की, तो अगर मैंने यहाँ इनके बीच में यहाँ पे अगर सीमेंट ऐसे स्टोर करा है, तो एक्सटीरियर वॉल्स और सीमेंट पाइल के बीच में 60 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए मिनिमम। कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और मतलब फ्लोर से कम 150 से 200 mm ऊपर होना चाहिए, 150 से 200 mm ऊपर होना चाहिए फ्लोर से, ठीक है। और होना किस पे चाहिए, वुडन प्लैंक पे, वुडन प्लैंक पे। भाई इतना ऊपर होगा तो हवा में तो रहेगा नहीं, तो वुडन प्लैंक पे होना चाहिए। और एक साथ ऐसे जो विड्थ है ना, विड्थ कितनी होनी चाहिए, या तो 3 मीटर या फिर 4 बैग्स, इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो 3 मीटर या 4 बैग्स ऑफ सीमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हाइट में एक बैग के ऊपर कितने बैग रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 बैग, इससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। क्यों, क्योंकि अगर 10 बैग से ज़्यादा रखे मैंने, तो क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, दबता जाएगा और धीमे धीमे क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, तो वो सीमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब सीमेंट बैग रखने कैसे हैं, तो सीमेंट बैग देखो आपको पता है ऐसा होता है, ठीक है। तो इस हर एक बार सीमेंट बैग अब 2 ऐसे रखें, पहले नीचे वाले में मान लो सारे ऐसे रख रहे हैं, तो ऊपर वाले में हमको ऐसे रखने, ऊपर वाले में हमको क्या ऐसे रखने हैं, यानी कि
अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ऑर्थोगोनल अरेंजमेंट होना चाहिए ईच लेयर का। क्यों, अगर गिरने के चांस हो, कोई गिरे तो इसमें क्या होंगे, सारे के सारे गिरेंगे नहीं, लेकिन अगर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो गिरने के चांसेस रहते हैं, फिसलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ऐसे रखने चाहिए हमको, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी, और फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होना चाहिए बीच में, बिल्कुल हवा पास नहीं होनी। अगर हवा पास होएगी तो फिर क्या होगा, हवा में मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब पे याद आया कि सीमेंट, अगर कोई सीमेंट 5% से ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो हम लोग उसको काम में नहीं लेना चाहिए। 5% तक फिर भी हम लोग उसको काम में ले सकते हैं, लेकिन 5% से ज्यादा पे उसको काम में नहीं लेना चाहिए। अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से हार्ड हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें बेटा बहुत काम की चीजें हैं ना, इसके साथ और बता देता हूं आपको कि एक जो सीमेंट बैग होता है ना, उसकी हाइट जो होती है 18 सेंटीमीटर होती है। हाइट कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर हाइट होती है एक सीमेंट बैग की, ठीक है। और वॉल्यूम वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर हाइट इतनी है 18 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 0.347 है, तो एक चीज बच गया, एरिया। अब वो एरिया आप लोग यहाँ पर मेरे को कमेंट में बताओ, एरिया मेरे को यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि एक सीमेंट बैग का सरफेस एरिया वो कितना एरिया कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है भाई। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एडिशन ऑफ पजोलाना टू सीमेंट डिक्रीजेस वर्केबिलिटी। ये बोल रहा है पजोलाना को अगर मैं सीमेंट में ऐड कर रहा हूं तो उससे वर्केबिलिटी डिक्रीज होती है मेरी, नहीं, ज्यादा फाइन होगा तो वर्केबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं, तो पहला गलत है। सेकंड देखो, एडिशन ऑफ पजोलाना टू सीमेंट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, पजोलाना को ऐड करने से स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा देखो आपको एक और चीज बताता हूँ, पजोलाना जनरली क्या होता है, फ्लाई ऐश वगैरह मिलाते हैं हम लोग, तो अगर मैं 53 ग्रेड सीमेंट में, किसकी बात कर रहा हूँ, ओपीसी 53 ग्रेड में, अगर मैं 30% फ्लाई ऐश मिला रहा हूँ, यानी कि पजोलाना 30% फ्लाई ऐश मिला रहा हूँ, यानी कि पजोलाना, तो जो नया सीमेंट बनेगा वो मेरा बनेगा 33 ग्रेड ओपीसी, यानी कि स्ट्रेंथ तो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज कहाँ हो रही है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई ना भाई। ओपीसी 53 में मैंने 30% फ्लाई ऐश मिलाया, तो मेरे को जो सीमेंट नया मिलता है वो मिलेगा ओपीसी 33 ग्रेड, यानी कि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एडिशन ऑफ पजोलाना टू सीमेंट इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन तो लो होता है, ये भी चीज लिखाई हुई, यानी कि तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जो चीज लिखाई हुई है उससे बाहर अभी तक कुछ नहीं, जो बाहर आया वो तो मैं लेके आया ना क्वेश्चन, तो मैंने यही पहले आपको बताया था कि अगर कोई चीज स्किप हो गई तो वो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ले आऊंगा, तो आपका कुछ चीज छूटेगा नहीं, बाई चांस मुश्किल से एक आध क्वेश्चन कोई बाहर आएगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं आएगा, गारंटी अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये पूछ रहा है आरएचसी का इनिशियल सेटिंग टाइम। अब ये देखो इसने कंफ्यूजन करने के लिए पूछा, आरएचसी का होता है 30 मिनट, 30 मिनट ही होता है जितना ओपीसी का होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट का 5 मिनट होता है और हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का होता है 3.5 घंटे। इसके अलावा मैंने किसी का लिखा है नहीं आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, तो इसका मतलब सबका ओपीसी के बराबर होता है। तो अब क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या हार्ड फास्ट होता है, तो लोगों को क्या लगेगा इनिशियल सेटिंग टाइम भी कम होगा, तो 30 मिनट से कम वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो मामला हो जाता है गड़बड़। तो 30 मिनट ही होता है ओपीसी का, ठीक है। तो 30 मिनट वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन है सी, ओपीसी क्या, आरएचसी का भी ओपीसी के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यही चीज आप लोग कंटिन्यूअस बस पढ़ते रहो, क्वेश्चन टिक करते रहो और अपने आप का एनालिसिस खुद करते रहो कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द सेंट्रल नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द विकेट प्लंजर प्रोजेक्ट्स द सर्कुलर कटिंग एज बाय। अब बोल रहा है कि विकेट्स का प्लंजर नीडल, एनुलर कॉलर में जो नीडल होता है वो कैसा होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा होता है और बीच में एक सेंट्रल नीडल होती है। ये बोल रहा है कि ये जो सेंट्रल नीडल है वो कितनी बार होती है। पहली बात, एनुलर कॉलर कितना होता है, 5 mm डाया का होता है, और ये जो नीडल होती है ये मैंने आपको लिखाया था डायग्राम बनवा के 0.5 mm बाहर होती है, तो 0.5 mm वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ एक ये किसके लिए काम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए काम में लेते हैं। अब इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए मैंने लिखाया था कि 1 mm स्क्वायर की नीडल होती है, 1 mm स्क्वायर की नीडल होती है,
ठीक है। और एक अपने क्या होता है, प्लंजर होता है। तो प्लंजर किसके लिए काम में लेते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए। और उसका डाया कितना होता है और हाइट कितनी होती है भाई, 10 mm का डाया होता है और हाइट होती है 40 to 50 mm। ये भी सारी चीजें आपको लिखाई हुई है, तो उनसे बाहर कुछ नहीं, जो लिखा दिया वो उससे बाहर कुछ नहीं। तो इसका 34th का आंसर हो जाएगा आपके 0.5 mm यानी कि बी। ठीक है, तो ये चीजें भी, एपरेटस भी याद रखो, एपरेटस के डायमेंशन भी याद रखने हैं आपको, ऐसे नहीं काम चलेगा विदाउट नाम याद रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये बोल रहा है सीमेंट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है किसकी वजह से, कौन अफेक्ट करता है। तो मैंने लिखा था जब सीमेंट बताया था, मैंने बोला था C3S मैक्सिमम रोल क्या होता है इसका इनिशियल स्ट्रेंथ में, और मैंने ग्राफ में बताया था कि शुरुआत में C2S जो होता है वो कम स्ट्रेंथ देता है, लेकिन बाद में 28 दिन के बाद उसका रोल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, C2S की वजह से, जबकि C3A और C4AF की वजह से तो कोई स्ट्रेंथ होती नहीं। तो C2S वाला ऑप्शन अपना कौन सा है, डाई कैल्शियम सिलिकेट का ऑप्शन कौन सा है, डाई कैल्शियम सिलिकेट का ऑप्शन है ए। तो ए ऑप्शन, C2S क्या करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में ज़्यादा रोल होता है, और इनिशियल स्ट्रेंथ में किसका रोल होता है, अपने C3S का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट को अफेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, श्रिंकेज होता किसकी वजह से, पानी की वजह से। जो पानी वाला ऑप्शन जो भी है उसको टिक कर लो। ठीक है, पानी वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट क्वांटिटी कितनी करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा श्रिंकेज पे। सेकंड देखो साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट श्रिंक थोड़ी हो रहा है, श्रिंक तो पानी एवेपोरेशन की वजह से होगा। तीसरा देखो साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, यानी कि पहले दूसरा तीसरा नहीं है तो चौथा ही होगा। चौथा क्या देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, जितना आप ज़्यादा पानी ऐड करोगे उतना ज़्यादा श्रिंकेज होगा। ठीक है, और जितना कम पानी ऐड करोगे उतना कम श्रिंकेज होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट से कम मत कर देना, नहीं तो सीमेंट क्या होगा, हार्ड ही नहीं होगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, पूरा CSH जेल ही नहीं बनेगा, अनरिएक्टेड सीमेंट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये बोल रहा है रेट ऑफ हाइड्रेशन इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा होता है C4AF, फिर होता है C3A रेट ऑफ हाइड्रेशन, फिर होता है फिर C3S और फिर लिखा था C2S, और हीट ऑफ हाइड्रेशन में लिखा था C3A, फिर अपने लिखा था C3S, फिर C4AF और फिर C2S। तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, C4AF वाला, तो ऐसा ऑप्शन है अपने D वाला। तो ये हो गया अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए सीमेंट बैग का क्या स्पेसिफिकेशन होता है। सबसे पहले वेट 50 kg, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था 50 kg वेट का होता है। हाइट भी बताया था जब स्टोरेज वाला वो आया था, तो 18 सेंटीमीटर ये भी बताया था। प्लान एरिया मैंने पूछा था कितना होता है, तो होता है 0.3 मीटर स्क्वायर, 0.3 मीटर स्क्वायर, यानी कि 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सही है। तो तीसरा क्या होता है, एरिया कितना होता है सीमेंट बैग का, 0.3 मीटर स्क्वायर, यानी कि 3000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात भी सत्य है। तो चौथा स्टेटमेंट, वॉल्यूम 35 लीटर, वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हो, आपको डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको लिखाई थी 1440, वेट होता है 50, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। वैसे 35 लीटर होता है, मैंने आपको लिखाया था वॉल्यूम 0.035 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब याद कर लो। तो इससे भी आ जाएगा कि 35 लीटर, यानी कि ये चारों बातें सही है, चारों बातें स्पेसिफिकेशन जो है सीमेंट बैग के बारे में वो चारों ही सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है डी, 38 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, ये तो देखो बेसिक चीजें हैं, ये आपको पहले से कई चीजें तो आपको इनमें से पता थी, नहीं पता थी तो अब पता चल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर। ये बोल रहा है कि फेरो सीमेंटिंग के कितने मेथड अवेलेबल है। तो फेरो सीमेंटिंग के आपको 3 मेथड अवेलेबल है। तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए,
ऑप्शन है ए। अब ये होते कैसे हैं, होते कौन कौन से हैं, एक होता है आर्मेचर, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है इंटीग्रेटेड। अब ये फेरो सीमेंटिंग क्या होता है, फेरो सीमेंटिंग क्या होता है, जैसे आरसीसी में हम लोग क्या काम में लेते हैं, आरसीसी में हम लोग जो बार्स काम में लेते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े डायमेंशन जो डाया वगैरह होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन फेरो सीमेंटिंग हम लोग क्या काम में लेते हैं, वायर मेश को काम में लेते हैं। तो वायर मेश का ये पूछ रहा है कि अरेंजमेंट कैसा होता है, वायर मेश का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक तो होता है आर्मेचर, आर्मेचर, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। अब आर्मेचर में क्या होगा कि हमने सिर्फ वायर मेश बिछा दिया और उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया तो वो हो गया। क्लोज्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे जैसे मान लो क्लोज्ड वायर मेश बनाया और उसके अंदर सीमेंट फिल करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेटेड में क्या होगा कि अंदर और बाहर दोनों तरफ होता है, ठीक है, कंबाइंड होता है ऐसे बीच में, ठीक है, कंप्लीट है ना, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो तीन तरह के नाम तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। तो तीन होते हैं फेरो सीमेंटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एडिशन ऑफ पजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कोर्सेज। अगर पजोलाना को ऐड कर रहे हैं ओपीसी में तो क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ। क्या मैं पीपीसी की अर्ली स्ट्रेंथ क्या कम होती है, ज़्यादा होती है। अभी मैंने बताया था कि अगर ओपीसी 53 ग्रेड में मैं मिला रहा हूँ फ्लाई ऐश तो मेरा 33 ग्रेड बनता है। तो 33 ग्रेड की इनिशियल 3 दिन की स्ट्रेंथ बताई थी 16 और उसकी कितनी बताई थी मैंने आपको 53 की, भाई 53 का आधा कर लो 27। तो ये सब चीज़ें आपको लिखाई हुई है। तो कितना हो गया, अर्ली स्ट्रेंथ कम होती है, इनके ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर ऑप्शन देखते हैं सेकंड, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विथ सल्फेट, ये भी बात सही है, सल्फेट रेजिस्टिंग भी होता है, तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, इंक्रीज इन श्रिंकेज, श्रिंकेज में इंक्रीज नहीं होता है, श्रिंकेज में डिक्रीज होता है, ठीक है। श्रिंकेज में इंक्रीज क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके जो पोर्स हैं वो क्या होते हैं कि बहुत अच्छा रिफाइन पोर्स होते हैं, इसलिए जो है इसकी जो क्या कहते हैं कि वो श्रिंकेज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पोर्स में जो इसका जो साइज है वो जो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, इसलिए श्रिंकेज भी डिक्रीज, क्योंकि इसमें पानी भी हमको कम चाहिए होता है। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, इसके ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, सी नहीं है। तो अब बच्चों को क्या लगता है कि पहले दो सही है तो तीसरा भी सही होगा, इसलिए लगा देते हैं डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऐसा नहीं है, तीसरा गलत है, डिक्रीज हो श्रिंकेज डिक्रीज श्रिंकेज क्या है, इंक्रीज नहीं होकर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इम्प्रूव्ड बाय पजोलाना, पजोलाना ऐड करने से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज या इम्प्रूव हो जाएगी। तो ब्लीडिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ब्लीडिंग में मैंने आपको लिखा था कि फाइननेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लीडिंग, यानी कि अगर सीमेंट ज़्यादा फाइन होगा तो क्या होगा कि ब्लीडिंग कम होगी। अब पीपीसी में क्या होता है, ऑलरेडी ज़्यादा फाइन होता है तो ब्लीडिंग वैसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो जाती है, ये भी अपन ने लिखा है। तीसरा, परमेबिलिटी, अभी बोला कि पोर्स बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, उनके छोटे होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, वेल ग्रेडेड होता है, इसलिए भी कम होता है, तो तीसरा भी सही है। चौथा, श्रिंकेज, अभी लास्ट क्वेश्चन में तो श्रिंकेज भी कम होता है, तो चारों ही इंप्रूव होती है, तो यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ई, सभी इंप्रूव होता है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट। अभी जब मैंने आपको स्टोरेज वाला बताया था तब मैंने बताया था कि एक साथ 10 बैग से ज़्यादा सीमेंट आपको स्टोर नहीं करने, एक के ऊपर एक जब रख रहे हैं तो 10 से ज़्यादा नहीं रखने। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला होएगा वो क्या होएगा, बहुत ज़्यादा दब जाएगा तो क्या होएगा, उसके पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे तो बाद में दिक्कत देता है। तो वेयर हाउस पैक क्या होता है कि कंप्रेशन की वजह से जो सीमेंट बैग में कंप्रेशन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस पैक। अब ऑप्शन कौन सा है, फुल कैपेसिटी ऑफ द वेयर हाउस, नहीं। अब पैक का मतलब पैक हो रहा है तो वो नहीं है, तो फुल कैपेसिटी ऑफ द वेयर हाउस नहीं। प्रेशर एक्सक्रीशन ऑफ द बैग्स ऑफ अपर लेयर, प्रेशर लग रहा है, बात सही है, लेकिन वेयर हाउस पैक उसको नहीं बोलते। प्रेशर तो लगता है लेकिन वेयर हाउस पैक उसको नहीं बोलते। फिर थर्ड है, प्रेशर कॉम्पैक्शन ऑफ द बैग्स ऑफ लोअर लेयर,
ये बात सही है कि जो लोअर लेयर होती है उसमें क्या होता है, कॉम्पैक्शन हो जाता है। किसकी वजह से? अपर लेयर की वजह से। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि 10 बैग से ज़्यादा सीमेंट हम लोग इसीलिए स्टोर नहीं करते, इनकी नीचे वाले में फिर क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा, तो अपने को वो बाद में दिक्कत देगा, वो सेट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसा वेयर हाउस पैक हो जाए किसी में, तो उस सीमेंट बैग को क्या करो, इधर उधर 2-3 बार घिराओ, तो उसको वापस वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रखा है तो फिर नहीं आता। इसलिए हम लोग 10 बैग ऑफ सीमेंट से ज़्यादा एक साथ नहीं स्टोर करते, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन। अब कैलकेरियस मटेरियल कौन सा होता है, जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट हो, यानी कि लाइम प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सीमेंट रॉक। सीमेंट रॉक में तो होता ही है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जो कहाँ मैंने बताया था कि पोर्टलैंड इंग्लैंड में कोई जगह है, वहाँ पे जो रॉक है उस पोर्टलैंड रॉक, उसमें ये प्रेजेंट होती है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इसलिए ओपीसी का नाम पड़ा। तो सीमेंट रॉक सही है। दूसरा लाइम स्टोन। लाइम स्टोन तो हम लोग मिलाते हैं, लाइम और सिलिका मिलाते हैं, तो लाइम स्टोन में तो कैल्शियम होता ही है, लाइम होता ही है। तीसरा है मरीन शेल्स। मरीन शेल्स का मतलब है जो समुद्र के अंदर कोई हड्डियाँ वगैरह या जो सॉइल है उसके अंदर, या जो रॉक्स है उनमें क्या होता है कि जो समुद्री जीव है वो मर के कहाँ जाएंगे, वो मरेंगे तो वहीं रहेंगे, उनको कोई उनके अस्थि विसर्जन ले जाके तो कोई कर नहीं रहा हरिद्वार में, तो वहीं के वहीं रहने। तो अगर वो वहीं के वहीं रहने, और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो वहीं पे रॉक बन जाएगा। तो मरीन शेल्स में भी कैल्शियम होता है, तो तीनों में ही कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44th नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे देखो। अकॉर्डिंग टू IS 10-262/1982 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ऑफ ग्रेड सी। मैंने आपको लिखाया था कि ए ग्रेड जो होता है 32.5 से लेके 37.5 होता है। बी जो ग्रेड है ये किस में होता है, सारी की सारी स्ट्रेंथ किस में होती है, मेगा पास्कल यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। बी जो होता है 37.5 से लेके 42.5, और सी जो होता है 42.5 से लेके 47.5। ऑप्शन सी पूछा है तो सी के लिए हो जाएगा। डी क्या होता है 47.5 से लेके 52.5, और ई जो होता है वो होता है 52.5 से लेके 57.5 तक, और एफ जो होता है वो होता है 57.5 से लेके 62.5 तक। तो ये मैंने आपको कहा था कि आपको एक याद करना है, फर्स्ट वाला 32.5 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 5-5 का डिफरेंस डालते जाओ तो ये पूरा आ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें सी वाला ऑप्शन क्या है ग्रेड के लिए, ऑप्शन डी देखो 42.5 से 47.5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के 45th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कौन सा सीमेंट काम में लेंगे। अंडर वाटर के लिए मैंने लिखा था क्विक सेटिंग सीमेंट, तो क्विक सेटिंग QSC, क्विक सेटिंग सीमेंट कौन सा होता है, इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी। अब OPC तो अंडर वाटर, रनिंग वाटर या अंडर वाटर मैंने लिखा था क्विक सेटिंग सीमेंट, क्यों, क्योंकि ये जो इसका सेट होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है, बहुत फटाफट हो जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 5 मिनट होता है, 5 मिनट के अंदर सेट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग अंडर वाटर काम में लेते हैं। अब आप लोग देखो कि आपके 45 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। अगर आपके 30+ लगभग आ रहे हैं मार्क्स, या 30+ आपने अगर सही भी करें, बाकी चाहे गलत करें 15 या छोड़ दिए हो, तब भी आप अभी अच्छी स्थिति में हो, लेकिन आपको ये इंप्रूव करके 40+ पे लेके आना है, 40+ पे, ठीक है। आप कंटिन्यूस इंक्रीज अपने आप को इंप्रूव करते रहो और बढ़ाते रहो। तो अब अपने सीमेंट पे क्वेश्चन हो गए, टोटल 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कंक्रीट, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप लगातार देखते रहो और लगातार पढ़ते रहो, डेली बेसिस पे पढ़ो, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो। आज 4 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। रेगुलरिटी बढ़ाए रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।